हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल करंट। दोस्तों, आज के सेशन में 4 से 6 अगस्त 2022 के बीच की प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। आज जिन प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है उनमें है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं, तो आज इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। इसके पश्चात दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाई जा रही है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसको आज हम लोग जानेंगे। तत्पश्चात हाल ही में 10 नए वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो इससे अब भारत में रामसर आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स है उसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है और वे कौन कौन से आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स है, इसके बारे में आज जानेंगे। साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के पश्चात चीन में जो उग्रता दिखाई दे रही है, तो इसके क्या कारण है, इसका विवाद क्या है, इसको जानेंगे। साथ ही साथ आरबीआई ने कल ही मौद्रिक नीति की घोषणा की है, तो क्या नए परिवर्तन हुए, इसे जानेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद के लिए न्यायमूर्ति यूयू ललित के नाम की सिफारिश की गई है। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। आंसर है ऑप्शन सी, 49वें। न्यायमूर्ति उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना ने 4 अगस्त 2022 को उनके उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति यू ललित के नाम की सिफारिश की है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना 27 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। दोस्तों, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो यू ललित होंगे, उनका कार्यकाल सिर्फ 3 महीने या उससे भी कम होगा। न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी के बाद वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बार काउंसिल से पदोन्नत होने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। यहां ध्यान रखें, बार काउंसिल अर्थात ये पहले बार काउंसिल के सदस्य थे, यानी ये अधिवक्ता थे, वकील थे, बाद में ये न्यायाधीश बने हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश इस प्रकार से न्यायाधीश बनने वाले वो दूसरे व्यक्ति होंगे यू ललित। इनसे पहले न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी भी बार काउंसिल के सदस्य थे, वे भी पहले अधिवक्ता ही थे, बाद में वे न्यायाधीश बने और फिर वो मुख्य न्यायाधीश बने थे। इस प्रकार बार काउंसिल से मुख्य न्यायाधीश बनने वाले 2 न्यायाधीश हैं, एक सीकरी और अब यू ललित होंगे। न्यायमूर्ति यू ललित को अगस्त 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले वे सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के रूप में अभ्यास कर रहे थे। यहाँ ये तथ्य ध्यान रखें कि न्यायमूर्ति ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 74 दिनों, जी हाँ 74 डेज की अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। वे 8 नवंबर 2022 को ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भारत में किस नदी पर बनाई जाएगी अथवा बनाई जा रही है? आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर निर्मित की जा रही है। नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर ध्यान रहे, नर्मदा नदी पर ही ओंकारेश्वर बांध है, वहीं पर निर्मित की जा रही इस सोलर पावर प्लांट के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस फ्लोटिंग पावर प्लांट से 2022-23 के अंत तक लगभग 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है। दोस्तों, दुनिया का ये सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है। यह करीब 100 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इसके जो पैनल लगे होंगे ये पूरे एरिया में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर में होगा। इस सोलर पावर प्रोजेक्ट के निर्माण से मध्य प्रदेश का खंडवा जिला प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला होगा जहां तीनों चीजें यानी थर्मल पावर स्टेशन, हाइडल प्रोजेक्ट और सौर ऊर्जा, ये तीनों मौजूद होंगे। और इनमें से एक ही जिले से 4000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो सकेगा और ये जिला है खंडवा जिला, मध्य प्रदेश का। हाल में कुछ नए वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को शामिल किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? आंसर है ऑप्शन सी, 64। हाल ही में भारत में रामसर स्थलों के रूप में 10 और आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को शामिल किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब 64 हो गई है। दोस्तों, नए रामसर स्थानों में तमिलनाडु में 6 तथा गोवा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में एक आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है।
भारत में अब रामसर स्थल कुल 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। यानी भारत में जितने भी रामसर स्थल जो वेटलैंड्स हैं उनका जो पूरा एरिया है वो 12,50,361 हेक्टेयर है। इससे पहले हाल ही में भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया था, यानी इसमें शामिल किया था, जिनमें तमिलनाडु में 3, मिजोरम और मध्य प्रदेश में 1-1 आर्द्रभूमि शामिल थे। दोस्तों 10 नए जो रामसर स्थलों में वेटलैंड्स को शामिल किए गए हैं, इनमें 6 तमिलनाडु से हैं। तो ये है कुनथन कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। इसे इस तरह से भी याद रखें कि एग्जाम में अगर पूछ दी जाए कि कुनथन कुलम पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है तो यहाँ पर ये ध्यान रखें तमिलनाडु। तो इस तरह जितने भी वेटलैंड्स हैं इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि किस राज्य में ये मौजूद हैं। दूसरा, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। वेलोड पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और उदय मार्थंतपुरम पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु। ये 6 तमिलनाडु राज्य में हैं वेटलैंड्स जिन्हें रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। इनके अलावा जो अन्य वेटलैंड्स हैं उनमें सतकोसिया गॉर्ज ओडिशा का, नंदा झील गोवा का, रंगनाथिट्टू बीएस कर्नाटका का और सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश का। तो ये 10 आर्द्रभूमि वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों ये रामसर क्या है इसे एक बार फिर अच्छी तरह समझ लें। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में, जी हाँ ये रामसर शहर ईरान में है, वहीं पर यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पर विश्व भर में आर्द्रभूमि जो वेटलैंड्स हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए एक संधि की गई थी, एग्रीमेंट किया गया था और यह एग्रीमेंट 1975 में लागू हुआ था। याद रखिए एग्रीमेंट कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में, जबकि ये लागू कब हुआ? 1975 में। तो भारत इस संधि में कब जुड़ा? तो ध्यान रहे कि भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और उसके पश्चात रामसर संधि से भारत भी जुड़ गया। हाल ही में किस अमेरिकी नेता ने ताइवान का दौरा किया जिस कारण चीन का ताइवान के साथ साथ अमेरिका के साथ तनाव भी काफी बढ़ गया है? आंसर है ऑप्शन डी, नैन्सी पेलोसी। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान की यात्रा की थी। दोस्तों चीन अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा से तिलमिला उठा है। उसने अमेरिका के साथ कई रक्षा बैठकों को रद्द कर दिया है, यहां तक कि अमेरिका के साथ होने वाले प्रमुख जलवायु वार्ता को भी स्थगित कर दिया है। दोस्तों आइए समझते हैं चीन इतना नाराज क्यों है। वस्तुतः चीन वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए उसने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। चीन का कहना है कि अमेरिका का यह कदम चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। दोस्तों नैन्सी पेलोसी की स्वशासी यानी स्वयं द्वारा शासित द्वीप ताइवान यात्रा के बाद चीन ने बमबारी की धमकियों और सैन्य अभ्यासों के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसने ताइवान को चारों ओर से घेर कर कई मिसाइल दागे हैं और फाइटर जेट भी चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि ताइवान की ओर से कोई सैन्य प्रतिक्रिया नहीं आई है, किंतु ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन ताइवान के आसपास के इलाकों में मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने बीजिंग से संयम से काम करने की अपील करते हुए यह कही है कि वह हर कीमत पर अपनी संप्रभुता और अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। दोस्तों ताइवान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप याद रखेंगे कि ताइवान का पूर्व नाम फार्मोसा है। फार्मोसा ताइवान का ही पहले नाम था। यह द्वीप यानी जो ताइवान है पूर्वी एशिया में उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो पैसिफिक ओशियन है वहां स्थित है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 36,193 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी है ताइपे, जिसे चीनी ताइपे भी कहते हैं। ऑफिशियली ताइवान हम इसे कहते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है। इस देश को रिपब्लिक ऑफ चाइना आधिकारिक रूप से कहा जाता है। 5 अगस्त को आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट में 0.50% की वृद्धि कर दी है। वृद्धि के बाद अब रेपो रेट कितनी है? आंसर है ऑप्शन सी, 5.40%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त को अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रेपो दर को 0.50% बढ़ाकर 5.40% कर दिया है। दोस्तों इस वर्ष रेपो दर में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले मई और जून 2022 में भी रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई थी।
जून में बढ़ोतरी के पश्चात रेपो रेट 4.90% 4.90% थे। सबसे पहले समझते हैं कि रेपो रेट है क्या। रेपो रेट कहते किसे हैं? दोस्तों, रेपो रेट वह दर है जो बैंकों को उनके अतिरिक्त फंड को आरबीआई के पास जमा करने पर मिलता है। दूसरे शब्दों में, सामान्य शब्दों में, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जो व्यावसायिक बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, वो जो अपना अतिरिक्त फंड आरबीआई में जमा करते हैं तो आरबीआई उस पर ब्याज देती है, तो वही ब्याज रेपो रेट कहलाती है। बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त फंड को सोख कर यानी उसे लेकर बाजार में मांग को कम करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि की जाती है। इससे कर्ज की मांग कम होती है, यानी लोन जो होते हैं वो डिमांड कम हो जाता है, जिससे महंगाई में नरमी आती है। इसलिए यह की जाती है विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा समय समय पर। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पूरे वर्ष के लिए, जी हां, जो 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, इस पूरे वर्ष के लिए देश के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.2% 7.2% पर बरकरार रखा है। दोस्तों, यह अनुमान अप्रैल 2022 और जून 2022 में भी लगाया गया था और यह दर जो 7.2% है, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और दूसरी कई एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक ही है। साथ ही आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है के अनुमान को भी 6.7% पर बरकरार रखा है। तो यानी इन्फ्लेशन रेट कितनी? 6.7% 2022-23 में रहेगी, ऐसा अनुमान आरबीआई ने लगाया है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।